मैंने जैकल की कलाई मजबूती से थाम रखी थी, मगर मेरी सारी तवज्जो इसके दाएं हाथ पर थी, क्योंकि इसमें खंजर था। इसने झटका देकर अपना बायां हाथ छुड़ाया और इतनी फुर्ती से इस हाथ में खंजर मुंतकिल किया कि मैं हैरान रह गया। मगर अभी वो सही तौर पर खंजर को गिरफ्त में ले भी ना सका था कि मैंने इसकी बाईं कलाई पर हाथ मारा और खंजर उछल के दूर जा पड़ा। फिर मैंने इसके मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि चेहरे की खाल उधड़ गई और वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। इसकी दाईं कलाई अभी तक मेरी गिरफ्त में थी। मैंने इसे ज़ोरदार झटका दिया। चट्टाक की आवाज़ के साथ जैकल के हलक से अजियत भरी कराह बुलंद हुई और इसका दायां बाजू बेजान सा होकर पहलू में झूलने लगा। यही हशर मैंने इसके दूसरे हाथ का भी किया और सफाक लहजे में बोला, मैं तेरी जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। बता तुझे किसने भेजा है। वो खड़ा गहरे गहरे सांस लेता रहा। मुझे उन लोगों ने इतना मारा था कि मैं बुरी तरह तपा हुआ था। मेरा दिल वाकई ये चाह रहा था कि इन दोनों के जिस्म का जोड़ जोड़ अलहदा कर दूं। मैंने आगे बढ़ के इसके मुंह पर जोरदार पंच मारा। इसके सामने के कई दांत टूट गए। वो करहता हुआ आगे की तरफ झुका। मैंने इसके कराने की परवाह किए बगैर इसके घुटने को निशाना बनाया। चट्टाक की जोरदार आवाज़ गूंजी। मैंने फुर्ती से इसके मुंह पर हाथ रख दिया, वरना इसके हलक से निकलने वाली अजियतनाक और मकरू आवाज़ सन्नाटे में दूर तक सुनाई देती। अगर मुझे मारना है तो देर मत करो, जैकल अजीब भयानक अंदाज में बोला। दांत टूटने से इसका चेहरा बहुत भयानक सा हो गया था। वो बार बार खून थूक रहा था। इतनी जल्दी मत करो मिस्टर जैकल, मैंने तंजिया लहजे में कहा। अभी तो सुबह होने में देर है। फिर मैंने कांता को आवाज़ दी, बाहर आ जाओ। कांता, अब ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कांता दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। इसने बाहर निकलते ही एक नज़र मुझे देखा, फिर घबरा कर बोली, तुम्हारे जिस्म से खून बह रहा है। कामरान, तुम्हारी ये हालत इन चूहों ने बनाई है। फिर वो तेज़ी से मुड़ी और जैकल पर टूट पड़ी। लातों, घोंसों और थप्पड़ों से इसे बुरी तरह पीटने लगी। बस करो कांता, मैंने इसे पीछे घसीट लिया। मैं इन लोगों को जान से नहीं मारूंगा, बल्कि माजूर करके छोड़ूंगा, ताकि ये जब तक जिए दूसरों के लिए इबरत का नमूना बने रहें। मैंने घूम के अचानक जैकल की दूसरी टांग पकड़ के घसीटी और बाएं कलाई नीचे रखकर दाएं हाथ से इसके घुटने पर सफाकी से वार किया। सूखी लकड़ी चटकने की सी आवाज़ एक मरतबा फिर आई और मैंने फिर सरद से जैकल का मुंह बंद कर दिया, वरना इसकी भयानक चीख पूरे होटल में सुनाई देती। अब ये ज़िंदगी भर हाथ गाड़ी पर बैठकर भीख मांगेगा। फिर मैं इससे मुखातिब हुआ, तूने लोगों को कत्ल करके खासी दौलत कमाई होगी। अगर वो दौलत जुए और शराब में नहीं उड़ाई होगी तो बाकी ज़िंदगी बिस्तर पर पड़े खाएगा, वरना तुझे तो शायद भीख भी ना मिले। फिर मैं इसके दूसरे साथी की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो शायद मकर किए पड़ा था या वाकई बेहोश था। मैंने इसका गिरबान पकड़ के उठाने की कोशिश की तो वह मेरे हाथों में झूल गया। मैंने दोबारा इसे फर्श पर फेंक दिया और कांता से पानी लाने को कहा। क्या इसे पानी पिला पिला कर मारोगे? कांता ने हंस कर कहा। हंसो मत, मैंने सर्द लहजे में कहा। इस मरदूद ने मुझे बहुत मारा है। मैं चाहता हूँ कि इसे होश में लाकर मारूं, ताकि इसे भी इतनी ही अजियत का एहसास हो। तुम पानी लाओ। कांता ने बेड की साइड टेबल पर रखा हुआ जग उठा के मेरे हवाले कर दिया और बोली, जो कुछ करना है जल्दी करो, अब दिन निकलने में ज़्यादा वक्त नहीं है। तुम ज़रा इस मरदूद को देखो। मैंने एक तरफ औंधे पड़े हुए शेखर की तरफ इशारा किया। ये कहीं मर तो नहीं गया? कांता शेखर की तरफ बढ़ गई। मैंने जग से पानी लाके जैकल के मुंह पर छींटे मारे। 2-3 दफ़ा की कोशिश में इसने आंखें खोल दी। पहले तो वो हैरानी से मुझे देखता रहा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर जैसे इसे सब कुछ याद आ गया और वो उठकर बैठ गया। मैंने पूछते से इसकी गर्दन पकड़ी और इसे खींच कर खड़ा किया। जग दोबारा साइड टेबल पर रखा और सर्द लहजे में बोला, अपने साथी का हशर देख लो। ये ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया है। क्या तुम्हारे साथ भी यही सलूक किया जाए? इसने होंठों पर जुबान फेरी और भुलाई हुई आवाज़ में बोला, तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, जब भी तो तुम्हारे हाथों मार खा गए। असल में तुम्हारे बारे में हमें ब्रीफ नहीं किया गया था। हमें अगर अंदाज़ा होता कि तुम भी फाइटर हो तो शायद ऐसा ना होता। तुम्हें किसने भेजा था यहाँ? मैंने पूछा। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हैकल ने कहा। फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, मैंने कहा, लेकिन जिसकी वजह से तुम माजूर होने वाले हो, कम अज़ कम इसका नाम तो बता दो। मैंने तंजिया लहजे में कहा। ये तो एक दिन होना ही था, इसने खोए हुए लहजे में कहा। जिस वक्त मैंने इस रास्ते पर कदम रखा था, इस वक्त से जानता था कि मेरा अंजाम ऐसा ही होगा। रिवॉल्वर या राइफल की गोली मुझे माजूर कर देगी या मेरी जान ले लेगी। अब सोच क्या रहे हो? जो कुछ करना है कर डालो। एक लम्हे मेरा दिल चाहा कि इसे छोड़ दूँ, मगर मैं ये भी जानता था कि बच जाने के बाद वो सुधरेगा नहीं, मजीद बेगुनाहों की जान लेगा। मुझे इस शख्स का नाम बताओ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा था। मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा। हैरत है कि तुम अब भी इसका नाम पूछ रहे हो। कांता का दुश्मन कौन हो सकता है? फिर वो बेजारी से बोला, तुम बोलते बहुत हो, जो कुछ करना चाहते हो करते क्यों नहीं? मैंने घुटने से इसकी बैक बोन के निचले हिस्से पर जोरदार ज़रब लगाई। इसके हलक से ज़िब्बा होते हुए बकरे की आवाज़ निकली और वो फर्श पर गिर के हाथ पाँव फेंकने लगा। मैं इसे भी ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर दिया था। इसमें बला की कुव्वत बर्दाश्त थी। वो अपनी अजियतनाक कर्राहों को सीने में ही घोंपने की कोशिश कर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता साकित हो गया। शायद तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो गया था।
मैं शेखर की तरफ मुतवज्जा हुआ। कांता इसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। मैंने झिंझिलाकर कहा, छोड़ो इस मरदूद को, अब यहाँ से निकल चलो। कांता ने बहुत उजलत में रवानगी की तैयारी की, कपड़े बदले, सामान समेटा और चलने को तैयार हो गई। मैं भी इस दौरान में तैयार हो चुका था। मैंने फर्ज से इनका सलेंसर वाला मशीन पिस्टल भी उठा लिया था। अब मसला वहाँ से निकलने का था। वो शेखर मरदूद अगर होश में आ जाता तो कम से कम इस गाड़ी की निशानदेही तो कर ही देता जिसमें वो यहाँ तक आए थे। खैर, वहाँ से निकलना तो बहरहाल था। मैंने सामान उठाया और कांता को लेकर बाहर निकल गया। कॉरिडोर में सन्नाटा था। मैं और कांता खामोशी से जीने की तरफ बढ़ गए। इस्तकबालिया काउंटर पर पतला सा एक शख्स बैठा ऊँग रहा था। हमारी मौजूदगी महसूस करके इसने आंखें खोल दी और हैरत से हमें देखने लगा। हम इसी वक्त चेकआउट कर रहे हैं। कांता बहुत अदा से मुस्कुरा के क्लर्क से मुखातिब हुई, प्लीज़ हमारा बिल बना दें। जवाब में क्लर्क ने दांतों की नुमाइश की और जल्दी से एक रजिस्टर खोलते हुए बोला, अबीले मैडम। फिर इसने 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा हिसाब क्लियर कर दिया। मैंने जल्दी से अदायगी की और सामान उठाकर बाहर निकल आया। अब हल्का हल्का उजाला फैलने लगा था। होटल के दाखिली दरवाजे पर दरबान भी मौजूद था। मैंने 10 का एक नोट इसके हाथ में देते हुए टैक्सी के लिए कहा। थोड़ी देर बाद हम टैक्सी में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। फौरी तौर पर मैंने यही फैसला किया था कि वहाँ से एयरपोर्ट चला जाऊँ। वहाँ कुछ देर रुककर मैं दोबारा शहर की तरफ आना चाहता था। फिर अचानक मैंने ट्रेन से दिल्ली जाने का फ़ैसला कर लिया। सुनो, मैंने टैक्सी ड्राइवर को मुखातिब किया, इस वक्त दिल्ली के लिए कोई ट्रेन जाती है? ट्रेन ड्राइवर ने हैरत से दोहराया, मगर हम तो एयरपोर्ट जा रहे हैं। दरअसल प्लेन में हमारी सीटें कन्फर्म नहीं हैं। मैंने कहा, हम लोग चांस पर एयरपोर्ट जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेन का टाइम मालूम कर लूं। एक ट्रेन सुबह 7:30 बजे दिल्ली जाती है। ड्राइवर जेन पर जोर देते हुए बोला, और मेरा ख्याल है कि एक ट्रेन इससे पहले भी जाती है। ठीक है, देखा जाएगा, मैंने कहा। फिर कांता से बोला, इससे तो अच्छा था कि हम बाई रोड दिल्ली चले जाते। फिर गाड़ी में खामोशी छा गई। मैं खामोश होकर सोचने लगा कि ट्रेन से दिल्ली जाना मुनासिब भी रहेगा या नहीं। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने कांता को सामान के पास छोड़ा और ख़ुद बुकिंग काउंटर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर इस वक्त तक वहीं मौजूद था। मुझे देखकर काउंटर पर बैठी हुई हसीना ने होंठों पर कारोबारी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, यस सर, मे आई हेल्प यू? थैंक यू, मैंने बाबाकार अंदाज में कहा। मुझे दिल्ली जाना है, टिकट नंबर बताइए। इसने सामने रखे हुए चार्ट उठा लिया। मैंने अभी तक टिकट नहीं लिया था। मैंने कहा, अगर सॉरी सर। लड़की फिर मुस्कुराई। इस वक्त कोई सीट चांस पर नहीं है, अगर शाम की फ़्लाइट में मिल जाएगी। नहीं भाई, शाम तक तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। ये कहकर मैं काउंटर से हट गया। टैक्सी वाला जा चुका था। कांता सामान के पास खड़ी थी, जमाइयाँ ले रही थी। लाउंज में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हम लोग कुछ देर बैठ जाते। मुझे शिद्दत से कॉफ़ी की ख्वाहिश हो रही थी। पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। इन दोनों ने मुझे बहुत वहशियाना अंदाज में मारा था, मगर वहाँ ज़्यादा देर रुकना भी ख़तरे से खाली नहीं था। मैंने सिगार के लिए जेब में हाथ डाला, मगर सिगार मौजूद नहीं थे। मैं ये तज़किरा करना शायद भूल गया कि हुमायूं मिर्ज़ा ने मुझे सिगार की लत लगा दी थी। वहाँ से कुछ फासले पर एक शॉप थी जहाँ मुख्तलिफ़ किताबें, अखबारात और मैगज़ीन और गिफ्ट आइटम्स के अलावा इम्पोर्टेड सिगरेट और सिगार भी थे। मैंने सिगार का एक पैकेट और लाइटर ख़रीदा और वहीं खड़े होकर सिगार सुलगाने लगा। इसी वक्त स्मार्ट से 2 नौजवान वहाँ आए और सिगरेट का एक पैकेट ख़रीदा। फिर इनमें से एक बोला, यार हो सकता है अकेली ना हो, मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। दूसरा हंस कर बोला, वो जिस अंदाज में सहमी हुई वहाँ खड़ी है, इससे तो यही लग रहा है कि वो अकेली है और मेरा ख्याल है घर से भागी है। क्या कहने तुम्हारे ख्याल के? पहला तंजिया लहजे में बोला, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं यहीं छोड़कर भाग जाऊंगा। कम ऑन विकी। दूसरे ने इसके एक धप लगाया। मुझे शुबा सा हुआ कि वो कांता के बारे में बात कर रही हैं। मैं भी इनके पीछे रवाना हो गया। फिर मेरा शुबा दुरुस्त ही निकला। वो दोनों कांता ही के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो कांता के आन सामने जाकर रुक गए। मेरी तरफ कांता की पुश्त थी, इसलिए इसके चेहरे के तासुरात तो मैं नहीं देख सकता था, मगर इसकी हरकत से अंदाज़ा लगा था कि वो बहुत ज़्यादा मुस्तरिब है। अचानक मुझे ख्याल आया कि इन नौजवानों के पास यकीनी तौर पर गाड़ी भी होगी। मैं इन्हीं की गाड़ी पर कब्जा करना चाहता था। काश इस वक्त कांता के बजाय ग्लोरिया यहाँ होती तो वो बहुत इत्मीनान से इन लड़कों को हैंडल कर लेती। अब तो जो कुछ करना था मुझे को करना था। फिर मैं इन दोनों की तरफ यूं बढ़ा जैसे इनसे कुछ कहना चाहता हूं। वो दोनों ठटक कर मुझे देखने लगे। मैं इनके नज़दीक पहुंचकर बोला, एक्सक्यूज़ मी, आप में से राजेश कौन है? राजेश, विकी ज़ेरे लब बोला। राजेश तो कोई भी नहीं है, सॉरी, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर परेशानी का मुजाहिरा करते हुए इधर उधर देखने लगा। इसी वक्त मेरी नज़र कांता पर पड़ी। वो लपक कर मेरे पास आई और इससे पहले कि मैं इसे कुछ भी किस्म का इशारा करता, वो बिखरे हुए अंदाज में इन दोनों से मुखातिब हुई, अब करो बकवास, अब कहो क्या कर रहे थे? लम्हे भर को दोनों नौजवानों का रंग उड़ गया।
विकी तो बहुत ज़्यादा हिरासा हो गया, मगर दूसरा फ़ौरन ही संभल कर बोला, आप हमसे कुछ कह रही हैं? हाँ, तुझी से कह रही हूँ, कांता दांत पीस कर बोली। कह रहा था अकेली है, घर से भागी हुई लगती है, इसे उठा कर ले चलो। कांता शदीद गुस्से में थी, मगर इसने अपनी आवाज़ भींची हुई थी। मुझे कांता पर शदीद गुस्सा आया। हम इस सूरत-ए-हाल में किसी भी किस्म का हंगामा अफोर्ड नहीं कर सकते। वो खामखा जज्बाती हो रही थी। ज़रा तमीज़ से और ज़ुबान संभाल के बात करो देवी जी, नौजवान भी बिफर कर बोला। मैं किसी भटियारे का बेटा नहीं हूँ, तुझे उठाना चाहूँगा तो उठा भी लूँगा, समझी? मेरी खोपड़ी एकदम घूम गई। मैंने नौजवान के मुंह पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि इसकी गूंज लाउंज के दूसरे सिरे तक गई होगी। थप्पड़ खाने वाला लड़खड़ा कर पीछे की तरफ हटा। विकी ने इसे सहारा देकर गिरने से बचाया। मैंने गुर्राहट अमेज़ लहजे में कहा, तू क्या समझता है मैं किसी भटियारे का बेटा हूँ? तू मेरे ही सामने मेरी बीवी को उठा ले जाने की बात कर रहा है। उठाना तो दूर की बात है, तू इसे हाथ भी लगा कर दिखा। मैंने आगे बढ़कर फिर इसका गिरबान पकड़ लिया। प्लीज़ मेरी बात सुनिए, विकी घबरा कर बोला। इसकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने विकी को धकेल कर पीछे हटाया और दूसरे नौजवान को एक और थप्पड़ रसीद किया। वो दोबारा लड़खड़ा कर रह गया। वो खासा जानदार आदमी था, वरना मेरे इतने भरपूर थप्पड़ खाने के बाद कम ही लोग अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। देखते ही देखते वहाँ मजमा लग गया। कांता चीख चीख कर लोगों को बताने लगी कि वो दोनों इसके साथ बहुत फाहिश और घटिया गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान हो या भारत, लोगों की हमदर्दियाँ अमूमन ख़वातीन के साथ होती हैं। फिर मुझे हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग इन दोनों पर टूट पड़े। इनमें सिख पेश थे। फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस वाले भी इधर मुतवज्जा हो गए। तुम बाहर निकलो, मैंने कांता से कहा, मैं सामान लेकर आता हूँ। कांता तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ गई। मैंने भी फुर्ती से सामान उठाया और बाहर की तरफ चल दिया। इस वक्त हर शख्स हंगामे की तरफ मुतवज्जा था, इसलिए किसी ने भी मुझ पर और कांता पर ध्यान नहीं दिया। कांता बहुत मुस्तरब नज़र आ रही थी। जल्दी से कोई टैक्सी पकड़ो, मैंने इसके नज़दीक पहुँच कर कहा। इतनी जल्दी मत करो, पुश्त से एक मानूस आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर पलटा तो हैरान रह गया। वहाँ एहसान खड़ा था। तुम? मैंने हैरत से कहा। आओ, बाकी बातें गाड़ी में होंगी, एहसान ने कहा। अगर मुझे दोस्त समझते हो और मुझ पर एतमाद करते हो तो आ जाओ। वैसे मैं इस वक्त बिल्कुल अकेला हूँ। मैंने लम्हा भर में फ़ैसला कर लिया कि फौरी तौर पर मुझे इसकी बात मान लेना चाहिए। मैंने कांता से कहा, आओ कांता, यहाँ से तो निकलो। पार्किंग लॉट में स्याह रंग की क्रे सैडा मौजूद थी। न जाने इसे बड़ी गाड़ियाँ रखने का शौक़ क्यों हो गया था। मैं इत्मीनान के साथ अगली नशिस्त पर बैठ गया। सामान मैंने डिग्गी में रखने की बजाय पिछली सीट पर कांता के पास रख दिया। हमारे बैठते ही गाड़ी का इंजन गुर्राया और वह सबक खरामी से आगे बढ़ी। अब बताओ ये क्या चक्कर था? एहसान ने हंस कर कहा। कोई ख़ास नहीं, दो लड़कों ने कांता के साथ बेहूदगी की थी। मैंने जवाब दिया। फिर बोला, तुम यहाँ कैसे? मैं एक दोस्त को सी ऑफ करने आया था, अचानक तुम पे नज़र पड़ गई। कहाँ जा रहे थे? मैं बहुत थक गया हूँ, शिमला में कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। कामरान वो एकदम अफसुर्दा हो गया। तुम मुझे भी दुश्मन समझ रहे हो जो मुझसे राजदारी बरत रहे हो। तुम शिमला जाके आराम करने वालों में से नहीं हो। मैं वाकई शिमला। कामरान प्लीज़, एहसान ने मेरी बात काट दी। तुम्हें अगर गाड़ी की ज़रूरत है तो ये गाड़ी ले जाओ। मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया। हो सके तो मुझे स्टेशन पर छोड़ दो। ओके, एहसान ने जवाब दिया और गाड़ी की रफ्तार एकदम बढ़ा दी। इसके बाद हम में से कोई कुछ न बोला। खामोशी से उकताकर एहसान ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। गाड़ी में गाने की आवाज़ गूंज उठी। कहीं दीप जले कहीं दिल, ज़रा देख ले आकर परवानी। एहसान मुसलसल गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहा था और गाड़ी के स्पीड मीटर की सुई 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से क्रॉस कर रही थी। मैंने हंसकर कहा, ओ भाई इतनी तेज़ रफ्तारी मत दिखाओ, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई तो ना दीप जलेंगे ना दिल। एहसान ने रफ्तार कम कर दी। वैसे गुस्से में तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो। मैं फिर हंसा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हर वक्त गुस्से में ही रहा करो? मैं इसे मनाना चाहता था। इसने आखिर मेरी खातिर अपनी जान की बाजी लगाई थी। वो बेख्तियार मुस्कुराने लगा और फिर बोला, तुम बहुत ज़िद्दी हो कामरान। क्या आप बताना पसंद करेंगी कि मैंने आपसे किस चीज़ की ज़िद की है? मैं खुशगवार मूड में बोला। अच्छा छोड़ो इन बातों को, एहसान संजीदा हो गया। जहाँ भी रहो खुश रहो, मगर टेलीफोन पर मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। मैं तुम्हारी तरफ से फ़िक्रमंद रहूँगा। मैं पहली फुर्सत में तुमसे रब्ता करूँगा, मैंने कहा। फिर गाड़ी की रफ्तार सुस्त होने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच चुके थे। विश यू बेस्ट ऑफ द लक कामरान। एहसान ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैंने गर्म जोशी से इसका हाथ थाम लिया। एहसान ने जेब में हाथ डाला और बड़े बड़े कुछ नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। इनकार मत करना कामरान, वरना मैं समझूंगा। ओके, मैंने फ़ौरन इसके हाथ से नोट लिया और गाड़ी से बाहर निकल आया। एहसान ने हमारे साथ प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश नहीं की। वो समझ गया था कि मैं इसे अपनी मंजिल के बारे में नहीं बताऊंगा। मैंने बुकिंग क्लर्क से दिल्ली की ट्रेन के बारे में पूछा। इसने मुझे बताया कि अभी आधे घंटे बाद एक ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होगी। मैं टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। मैंने कांता को एक ऐसी जगह बिठाया जहाँ एक फैमिली पहले से बैठी थी और ख़ुद टहलता हुआ प्लेटफॉर्म के बुक स्टॉल की तरफ चला गया।
वहाँ हिंदी और इंग्लिश के बहुत से अखबार थे। उर्दू का एक अखबार भी नजर आया। मैंने इंग्लिश के 2 अखबार खरीद लिए और वहीं खड़े होकर वरक़गर्दानी करने लगा। अचानक मेरी नज़र एक खबर पर पड़ी। शांतिपुर में 2 गैर मुल्कियों का लर्जा खेज कत्ल। दोनों एक जॉइंट रीजन्स पर हॉलैंड से इंडिया आए थे। पुलिस का ख्याल है कि कत्ल की इस वारदात में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द मुलव्वस हैं। हुकूमत हॉलैंड ने भारतीय हुकूमत से पुरजोर एहतजाज किया है। फिर मैंने जल्दी पूरी खबर तफसील से पढ़ डाली, मगर इसमें कहीं मेरा नाम नहीं था। मुझे इस पर हैरत भी हुई थी। हुमायूं मिर्ज़ा चाहता तो ना सिर्फ मेरा नाम बल्कि तस्वीर भी अखबारात में शाया करा देता। इसके लिए तो ये गोल्डन चांस था, मगर इसने ऐसा नहीं किया था। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। गाड़ी आने में अब सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। मैं फिर कांता के पास आ गया। इस वक्त ऐलान हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन आधा घंटा लेट है। मैं चिल्ला गया। मैं जितनी जल्दी वहाँ से निकलना चाह रहा था इतनी ही देर हो रही थी। गाड़ी तो लेट है, कांता ने कहा। इस वक्त तक हम नाश्ता ही कर लें। इसकी तजवीज़ माकूल थी। मैंने एक स्टॉल से कचौरियाँ और पूरी खरीदी और कांता के पास लौट आया। हम नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि गाड़ी आने का ऐलान हुआ। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बिल्कुल रश नहीं था। हम इत्मीनान से सीट पर बैठ गए। गाड़ी ने प्लेटफार्म छोड़ा तो मैंने सुकून का सांस लेकर डब्बे का जायज़ा लिया। वहाँ मुझे कोई चेहरा ऐसा नज़र नहीं आया जिससे मुझे कोई ख़तरा महसूस हो। हमारे सामने वाली सीट पर मुख्तसर सी एक फैमिली थी, माँ बाप और एक नौजवान लड़की। दाएं तरफ 2 नौजवान थे जो शायद CSS के इम्तिहान देने जा रहे थे। इनकी बातचीत से मुझे यही अंदाज़ा हुआ था। इनके सामने 2 नौजवान लड़कियां थीं। वो दोनों आपस में हंस कर बातें कर रही थी। फिर एक शख्स डब्बे के पिछले हिस्से से नमूदार हुआ और मेरे बराबर में बैठ गया। मैंने चौंक कर इसे देखा। वो 30-35 साल का खुश लिबास और खूबरू आदमी था। इसने बेहतरीन तराश का सूट पहन रखा था और हाथ में खूबसूरत सा इम्पोर्टेड ब्रीफ केस था। इसकी आंखों में जहानत की चमक थी। इसने भी सरसरी अंदाज में मुझे देखा। फिर अजीब से पाइप और तंबाकू का पाउच निकाल कर मुझसे और सामने वाली फैमिली से बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं स्मोकिंग कर सकता हूँ? सॉरी, सामने बैठे हुए साहब बोले। मेरी बेटी को धुएं से एलर्जी है, अगर अब माइंड ना करें। ओके, नौजवान खुशदिली से बोला। मुझ में इतनी विल पावर है कि कुछ घंटे बगैर स्मोकिंग के गुजार सकूं। इतनी विल पावर है तो स्मोकिंग छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने हंस कर तंज किया। सामने वाले साहब भी ज़ेरे लब मुस्कुराने लगे। आप खुद तो स्मोकिंग करते हैं मगर मुझे छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं, नौजवान मुंह बनाकर बोला। मैं हवाना की सिगार की खुशबू बहुत दूर से महसूस कर लेता हूँ। आप तो मेरे बहुत नज़दीक बैठे हैं। अगर मैं एक बुरा काम करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को भी करने दूँ, मैंने हंस कर कहा। ये जुमला और अंदाज तो मेरे डैडी का है, नौजवान मुस्कुराया। बस यही कहने की कसर रह गई है कि जितनी रकम स्मोकिंग में खर्च करते हो, इसी रकम को अगर ग़िज़ा पर खर्च करो, दूध, मक्खन और फल खाओ तो जान को भी लगे और बीमारियों से भी सेफ रहोगे। इसके जुमले पर मुझे बेसाख्ता हंसी आ गई। कांता भी हंसने लगी। वैसे आदमी आप दिलचस्प हैं, मैंने कहा। अपना नाम बताना पसंद करेंगे? मेरा नाम खालिद है, इसने जवाब दिया, और मैं एक बिज़नेस टूर के बाद वापस दिल्ली जा रहा हूँ। मैं इमरान हूँ। मैंने दानिस्ता अपना नाम गलत बताया। और ये मेरी बीवी शाइस्ता है। मैंने कांता की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर में खालिद हमसे खूब घुल मिल गया। वो खासा जिंदा दिल आदमी था। बात पर शेर और लतीफ़े सुनाना इसकी आदत थी। वो थोड़ी देर बाद बोला, आइए इमरान साहब, हम डाइनिंग कार में चल के स्मोकिंग करते हैं। मैंने कांता की तरफ देखा तो वो जल्दी से बोली, आप लोग जाएं, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं और खालिद उठकर डाइनिंग कार में जा बैठे। इस वक्त 12 बजने वाले थे, इसलिए डाइनिंग कार में खासा रश था। खुशकिस्मती से हमें खाली मेज़ मिल गई। वहाँ बैठते ही खालिद ने पाइप सुलगा लिया और इसके गहरे गहरे कष्ट लेने लगा। मैंने भी सिगार सुलगा लिया और कुर्सी की पुश्त से सर टिका के बोगी का जायज़ा लेने लगा। इस वक्त डाइनिंग कार का एक बारा नाजिल हो गया। वैसे तो वहाँ बैठने का जवाज़ ही नहीं था। खाने के बाद कॉफ़ी का दौर चला। फिर खालिद पाइप सुलगा कर किसी गहरी सोच में गुम हो गया। इस दौरान में हम मज़ीद बेतकल्लुफ़ हो चुके थे। बहुत संजीदा दिखाई दे रहे हो, मैंने इसे टोका। क्या अम्मी याद रही हैं? अम्मी तो हर वक्त याद आती हैं। वो अफसुर्दा हो गया। वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ गई हैं। सॉरी, मैं शर्मिंदा हो गया, मुझे अफसोस है मेरी वजह से। कोई बात नहीं, वो जल्दी से बोला, मेरी परेशानी का सबब कुछ और है। अगर मुनासिब समझो तो मुझे बता दो। मुमकिन है मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे सकूं। मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, खालिद ने कहा। न जाने क्यों तुम पे एतबार करने को जी चाहता है तो फिर कह डालो, मैंने सिगार का कश लेते हुए कहा। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, वो सवाल लहजे में बोला। ना मैं किसी टूर पे गया था। मैं खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर अली हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर लठ रसीद कर दिया हो। मैं कई लम्हे तक पलके झपकाए बगैर इसे घूरता रहा। तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से है, मैंने सर्द लहजे में कहा।
हाँ, मेरा ताल्लुक पुलिस से है, वो गहरा सांस लेके बोला। आलाबाद के पुलिस कमिश्नर हुमायूं मिर्ज़ा ने मुझे तुम्हारे पीछे लगाया है। तो क्या हुमायूं मिर्ज़ा को यकीन था कि मैं ट्रेन में सफ़र करूंगा? मैंने पूछा। इसका अंदाज़ा था कि तुम प्लेन में सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने स्टेशन और बसों के अड्डे पर निगरानी सख्त कर दी थी। एयरपोर्ट पर सिर्फ 2 आदमी थे। उन्होंने हमसे कहा था कि कामरान को रोकने की कोशिश न की जाए, बल्कि खामोशी से इसका पीछा किया जाए, इसकी हिफाजत की जाए, फ़ोन पर इनसे कॉन्टैक्ट में रहा जाए। गाड़ी में और कितने आदमी मेरे पीछे हैं? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। और मेरी हिफाजत की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? तुम्हारे पीछे कम से कम 3 पार्टियां हैं, दाऊद इब्राहिम, खान साहब और हुमायूं मिर्ज़ा। मगर तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने पूछा। तुम शुरू ही से मेरे आइडियल होर में। ख़त्म करो मिस्टर अली, या जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, मैंने सर्द लहजे में कहा। इस किस्म की बातें पहले तुम्हारे कमिश्नर साहब भी कर चुके हैं। आप यकीन करें कमिश्नर साहब आपके दुश्मन नहीं है, अली ने आहिस्ता से कहा। मैं एकदम उठ खड़ा हुआ। अगले स्टेशन पर मैं उतर रहा हूँ, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना वरना नुकसान में रहोगे, मैं गुर्रा कर बोला। ये कहकर मैं तेज़ी से अपने कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। मेरी बात तो सुने। अली मेरे पीछे लपका। फिर इसने पलट कर मेज़ पर बिल के लिए एक बड़ा नोट रखा और मेरे पीछे पीछे कंपार्टमेंट में आ गया। मैंने इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर कांता से सरगोशी में कहा, हमें अगले स्टेशन पर उतरना है, तैयार हो जाओ। क्यों? इसने भी चौंक कर पूछा। क्यों और कैसे बाद में पूछना, फ़िलहाल उतरने की तैयारी करो। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।